नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम कवर करने वाले हैं तीन बिजनेस न्यूज़पेपर्स से। सो ये वीडियो देखने का मतलब कि आपने तीन बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझ लिया और पढ़ लिया। ये है बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम हर एक वो न्यूज कवर करेंगे जो आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपके खर्चे और साथ ही साथ आपके जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में कहीं भी कोई चीज हो रही है जो आपके पॉकेट पे इम्पैक्ट डालती है, वो यहाँ पे डिस्कस जरूर होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के एक ओवरव्यू से। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे हम आज के सारे आर्टिकल्स का कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है और किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला आर्टिकल है BYD के बारे में। BYD चाइनीज कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है, इंडिया में आने की बात कर रही है एंड काफी भारी नुकसान हो सकता है इंडियन कंपनीज का इसके आने के बाद। स्पेसिफिकली ईवी में अगर देखो तो हमारा तो 5% गाड़ियां सिर्फ ईवी होती हैं जो बिकती हैं। कॉफी के दाम 50 साल हाई पर चल रहे हैं। कितने सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो बताएं कि वो कॉफी बहुत पसंद करते हैं। स्पेसिफिकली मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ बिना कॉफी के। एंड मैंने खुद ये रियलाइज किया कि एक साल से कॉफी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं एंड काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं अब। मतलब बिल्कुल अगर आप देखोगे कि काफी सारे लोग मुझे लगता है चाय पर आ गए होंगे कॉफी से। तो इसके रीजंस हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा सेफ हेवन की बात करेंगे। गोल्ड के दाम इतने बढ़िया रिटर्न गोल्ड दे चुका है पिछले 2 सालों में। स्टॉक मार्केट क्या और बाकी जमीन क्या, सोना ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया, तो क्या ये रिटर्न आगे भी चलता रहेगा? ये डिस्कस करने वाली बात है और ये हम डिस्कस करेंगे। इंडिया इलेक्ट्रिक अडाप्ट कर रहा है, पूरी तरीके से कर रहा है। और सबसे आगे कौन है इलेक्ट्रिक में? टू व्हीलर। हम सबको कार से ज्यादा स्कूटीज दिख रही हैं, तो आगे क्या स्कोप है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का? कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट कर सकती है इससे? इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है यूएसए से, हमने यूएस से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है और ये डबल हो चुका है फरवरी में। तो क्या रशिया से हम कट ऑफ करने वाले हैं? और क्या क्रूड ऑयल हमें डिस्काउंट पे मिल भी रहा है अगर हम यूएस से ले रहे हैं? यूके ईयू टू स्टेप अप एफटीए टॉक्स विद इंडिया इन ट्रम्प एरा। यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिल करके अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के साथ, क्योंकि ट्रम्प के साथ तो भैया दाल गल नहीं रही है किसी की अच्छे से। वॉलमार्ट वरिड है और ये सबके लिए बहुत बैड साइन है। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। इनका रेवेन्यू इतना बड़ा होता है, $700 बिलियन के आसपास का इनका रेवेन्यू होता है। जितनी बड़ी तो हमारी, मतलब मैं क्या बोलूं, पूरी इंडस्ट्रीज नहीं होती है जो हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। दुनिया का जो ईवी लीडर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीडर, वो है चाइनीज कंपनी। अगर आप देखोगे रेवेन्यू के बेसिस पे नहीं, स्पेसिफिकली नंबर्स के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बीवाईडी बेचता है। और अब ये इंडिया में आने की बात कर रहा है। तो बीवाईडी में हैव ट्रम्प टेस्ला इन 2024। ये टेस्ला को पीछे छोड़ चुका है 2024 में और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर बन चुका है। लेकिन ये जो चाइनीज ब्रांड है अभी इंडिया में अपने पैर नहीं जमा पाया। तो यहाँ पे इस सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास। लेकिन कंपनी अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है कि इंडिया में इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो चाइनीज ब्रांड होपफुल है कि आगे जो फ्यूचर होगा इंडिया में इनका बहुत ब्राइट होगा। इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अभी नहीं है इंडिया में, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में भी हो। इनके हेड ऑफ बिजनेस का कहना है, राजीव चौहान का। BYD इज फोर्स कि वो इंपोर्ट करे कार्स 110% ड्यूटी पे करके, जो इन्हें पुश करता है मिड मार्केट ब्रांड इनटू प्रीमियम। तो प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करेंगे तो 110% ड्यूटी लगेगी। इससे ये मिड मार्केट से प्रीमियम सेगमेंट में आ जाएंगे, प्रीमियम कैटेगरी की कार्स में आ जाएंगे, दाम के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे। अब फीचर्स का तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कंपनी अभी इंडिया में कार बेच रही है 2021 से, और एट जो प्रेजेंट ऑफर है इनके, ये 4 मॉडल्स ऑफर करती है इंडियन बायर्स को। और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, ये सेकंड बिगेस्ट है टाटा मोटर्स के बाद। कोई भी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टाटा मोटर्स के अलावा 4 कार्स नहीं ऑफर करती है, ठीक है, जिसके टाटा मोटर्स के पास भी 5 है। तो इनका मार्केट शेयर था 3% एंड वॉल्यूम ग्रोथ था कितना, 40% का, टू 2818 यूनिट्स। तो जब रीजंस की बात की गई लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, क्या भाई क्या फाइनलाइज होगा नहीं होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है इतने स्ट्रॉन्ग डिमांड के बाद, तो इनका कहना है इट इज नॉट गेटिंग स्टक। ये फंसा हुआ नहीं है, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है बिजनेस केस पे। इस पे इन्होंने इलैबोरेट नहीं किया,
लेकिन BYD और दूसरी चाइनीज कंपनीज हैं जैसे कि MG मोटर इंडिया, इनको काफी अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ी है क्योंकि भारत सरकार चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन भी ले लेती है और फंड रेज प्लान्स वगैरह भी इजी नहीं रहते हैं इनके लिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा, सिक्योरिटी पे हम फोकस करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, इनकी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं ईजी नहीं रहने वाला है। तो वी हैव टू सी, अगर BYD आया तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा जो अभी नए 2 कार लॉन्च कर चुकी है, थोड़ी तो हालत देखिए सबकी खराब होगी मेरे हिसाब से। और BYD चाइनीज कंपनी है, प्राइस बहुत कम्पिटिटिव रखने वाली है और बहुत ही एडवांस कार्स है इनकी, इनके पास एडास से लेके सब कुछ, इतने फीचर्स होते हैं इनकी गाड़ियों में, ऐसा लगता है स्मार्टफोन बना दिया इन्होंने अपनी कार्स को। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अगर आपके पास ईवी में आप इन्वेस्ट करते हो और पोर्टफोलियो है और BYD जैसी कंपनी आप नहीं रख पा रहे हो और बाकी सारी कंपनीज है, तो कितना बड़ा आप सोचिए ये एंजाइटी है हमारे लिए, क्योंकि जो बेस्ट कंपनी है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते और बाकी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, उसका मार्केट शेयर ये खा रही है। ये बहुत बड़ा इशू रहता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे कॉफी प्राइसेस की बात करते हैं। कॉफी प्राइसेस 50 साल के हाई पे चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से इसके प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे there should be wonderful times at Finca El Puente, a coffee plantation carved into mountains of southwestern Honduras. तो और वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड मार्केट की मैं बात करूं तो जो ऑर्डिनरी कॉफी है इसके दाम डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। यस, 100% से ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कॉफी के दाम पिछले 1 साल में। और जो स्पेशलिटी वेराइटीज है, कॉफी हार्वेस्ट जो किया जाता है एट फार्म, जिनके लॉन्ग कमांडेड हेफ्टी प्रीमियम्स होते हैं, जो प्रीमियम कॉफी आता है, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनका स्टेटस एज अ सोर्स ऑफ एरोमेटिक ब्रूज, जो जो बेसिकली आप कहते हो कि फाइन वाइन की तरह होता है। लोग इतना पसंद करते हैं, लोग इतना खर्च करते हैं। देखिए इंडिया में आप बात छोड़ दो, अगर आप यूएस वगैरह देखो तो स्टारबक्स जैसी कंपनीज कितनी बड़ी हैं, कॉस्टा कॉफी कितनी बड़ी है, आप ये देखो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके ऑपरेशन है। इंडिया की आईटी कंपनीज इतनी बड़ी नहीं है जितना वहां की कॉफी बेचने वाली कंपनीज बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्पेंड करते हैं कॉफी पे, काफी स्पेंड करते हैं पैसे, ठीक है? तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया है। प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस भी पे करने पड़ रहे हैं वर्कर्स को लाने के लिए, क्योंकि वर्कर्स भी स्केर्स में है। फर्टिलाइजर काफी एक्सपेंसिव हो गया। तो क्या क्या रीजन बताए जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहला रीजन है। यहाँ पे सबसे पहले तो वेजेस जो है यहाँ पे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं और क्रॉप जो है वो इल टाइम रेन और वॉलेटाइल टेम्परेचर की वजह से खराब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वेदर, इसी चीज को यहाँ क्लाइमेट चेंज से, आई थिंक क्लाइमेट चेंज से रिलेट किया जा रहा है इस आर्टिकल में, कि वेदर जो है ये कहीं ना कहीं काफी परेशान कर रहा है, जिसका रीजन ये बोलेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज है। तो अगर आप फर्दर इनटू फ्यूचर जाओगे तो ये कॉन्टेम्पलेट किया जाता है कि जितना ज्यादा, मतलब जो कंसर्न है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। मोर देन एनीथिंग सबसे ज्यादा कंसर्न बढ़ रहा है प्रोपेलिंग प्राइसेस का, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं कॉफी के दाम अराउंड द ग्लोब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ना एक बड़ा रीजन है, ठीक है? टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है ऑन एन एवरेज। ड्राउट्स, सूखा पड़ना, एक्सेसिव रेन, बारिश होना तो एक्सेसिव हो जाना, फ्लड टाइप सिचुएशन आ जाना। और स्पेसिफिकली ये देखा जा रहा है ब्राजील में, वियतनाम में, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट दो सबसे बड़े कॉफी प्रोड्यूसर्स हैं, वो है ब्राजील एंड वियतनाम। तो 60% जो दुनिया की कॉफी आती है वो इज प्रोड्यूस बाय एन एस्टिमेट 12.5 मिलियन पीपल। मतलब 12.5 मिलियन कितना हो गया? मैं कहूंगा 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख लोग जो हैं वो काम करते हैं और दुनिया का 60% कॉफी प्रोड्यूस कर देते हैं फार्म्स में, जो 50 एकड़ से ज्यादा बड़े फार्म्स नहीं होंगे, एंड इससे भी ज्यादा स्मॉलर होते हैं ज्यादातर। अगर आप देखोगे, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड कॉफी रिसर्च के द्वारा, एक एनपीओ है, एंड 44% इनमें से जो स्मॉल होल्डर्स हैं वो पॉवर्टी मेजर से भी कम पे रह रहे हैं। तो कॉफी तो इतना ब्रांडेड, इतना बढ़िया हमें मिलता है, लेकिन जो कॉफी उगा रहा है ना, उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मेजर है पॉवर्टी लाइन का वर्ल्ड बैंक का, उससे बुरी हालत में, उससे नीचे रहता है, उससे कम कमाता है। तो अगर आप देखोगे, मच इन द वे जैसे पैंडेमिक ने डिस्टर्ब किया है ग्लोबल कॉमर्स को, इसकी वजह से स्क्रूटनी भी करनी पड़ी है सप्लाई चेन्स की फॉर क्रूशियल आइटम्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज थी, हाई कॉफी प्राइसेस जो है, इन्होंने भी कंडीशंस को काफी शार्पन कर दिया है और ये अब प्रोडक्शन ऑफ कॉफी को भी शेप करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखोगे, ट्रेडर्स जो कॉफी बीन्स बाय करते हैं फार्मर से, किसान से डायरेक्टली, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं रोस्टर्स को, ये क्या कर लेते हैं, अपने सप्लाई को ना लॉकअप कर लेते हैं महीनों तक, इवन ईयर्स तक। अगले 5 साल तक मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अगर प्राइस भी नीचे जाएगा, उनको अपने कस्टमर से कम मिलेगा जितना उन्हें ऑब्लिगेटेड पे करना है, ऑफ कोर्स, टू पे द फार्मर्स। एंड इसके अगेंस्ट हेज करने के लिए ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। तो कई सारे लोगों को डेरिवेटिव्स का पता नहीं होगा। शॉर्ट पोजीशन बनाने का मतलब क्या होता है कि आप
अपने जो पोजीशन लिया है आपने, उसके अगेंस्ट एक पोजीशन ले लो। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि इंश्योरेंस खरीदना। मैं कॉन्ट्रा कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि देखो, एक शर्त लगाते हैं। एक शर्त ये लगाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, मैं कहता हूँ कि ये जो कार है, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी या चोरी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं करूँगा, किसी और की गलती से होगी लेकिन होगी, और हुआ ऐसा, तो आप मुझे लेट्स से 80% जो वैल्यू है वो मेरी कार की आप दोगे। ठीक है? रीइंबर्स करोगे। मतलब मान लो 20 लाख की गाड़ी है तो 16 लाख आप मुझे दोगे। ठीक है? और इंश्योरेंस कंपनी क्या बेट करी है कि देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, कोई गलत चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा गलत मत सोचो, हुआ तो मैं ठीक है तुम्हें 16 लाख दूँगा और तुम मुझे प्रीमियम पे कर दो साल का 50,000 मान लो, ठीक है? 50 के। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया मैंने, तो ये शॉर्ट ही तो कर रहे हो आप। आप अपनी कार पे ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ कि बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएगी तो उसके बाद आप मुझे 80% रिइंबर्स करोगे। भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ही करना। आप थोड़ी चाहते हो कि कार बर्बाद हो जाए। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये एक हेज है। इंश्योरेंस एक हेज है। तो डेरिवेटिव्स में हम लोग काफ़ी हेजिंग करते हैं, जैसे हम लोग भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो हम लोग डेरिवेटिव्स में हेजिंग के थ्रू काम करवाते हैं हमारे क्लाइंट्स को। तो इससे क्या होता है कि आप अपने डाउनसाइड रिस्क को खत्म कर दे रहे हो या बहुत ही कम कर ले रहे हो। इवन कॉलेज में जब आप फॉर्म भरते हो तो आप सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरते हो, राइट? 2 जगह पे 3 जगह पे अप्लाई करते हो, और आप बैकअप्स भी रखते हो क्योंकि वो एक हेज है। सो ये कॉफ़ी के जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये तो हेज कर लेते हैं, शॉर्ट पोज़ीशंस बना लेते हैं, और एसेंशियली ये भी बेट करते हैं कि प्राइसेस ड्रॉप होंगे, तो प्राइसेस ड्रॉप हुए तो ये शॉर्ट पोजीशन पे कमाते हैं। जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है 12 लाख आ जाएँगे, 4 लाख का कोई बात नहीं, नुकसान हो गया लेकिन 20 लाख तो बच गए, राइट? लेकिन रीसेंट मंथ्स प्राइस जो है कॉफ़ी का इतना स्टीपली बढ़ रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट पोजीशंस में नुकसान हो रहा है। मतलब आप इंश्योरेंस रिन्यू करते जा रहे हो, एक स्क्रैच नहीं आ रहा, आप गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, गाड़ी खड़ी है। तो इंश्योरेंस पे भी आप पे कर रहे हो, जब आप घर से बाहर नहीं निकाल रहे हो तो क्या है, बेकार ही है, राइट? तो शॉर्ट पोजीशंस वाले ट्रेडर्स का क्या हो रहा है कि शॉर्ट तो कर रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी के दाम डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, 1 साल में। तो फाइनेंशियल ब्रोकर्स जो ऐसे ट्रेड हैंडल करते हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि एक्सपोर्टर्स जो है हैंडओवर करें और ज़्यादा कैश अगर अपने लॉस को सेटअप करना चाहते हैं, और इसकी वजह से मार्जिन कॉल, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पार्लेंस में, इन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो मार्जिन कॉल यहाँ पे एक सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर आप कोई पोज़ीशन लो, लेट्स से आप बेट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स में, ये पोज़ीशन ले रहे हो कि यार ये स्टॉक ना नीचे जाना चाहिए और यहाँ से 20% नीचे जाना चाहिए। अब हो सकता है वो 20% नीचे नहीं गया, 50% बढ़ गया। तो ब्रोकर बोलेगा कि ₹100 का पोज़ीशन आपने लिया था, अब वो लॉस में चल रहा है क्योंकि 100 आपने बोला था ये नीचे जाएगा, 50 ऊपर चला गया, तो ₹50 आप मुझे दो अभी, ठीक है? अगर आप और वेट करना चाहते हो, तो ₹50 जब मेरे को ब्रोकर की कॉल आएगी मेरे पास कि ₹50 और जमा कर दो, लॉस में चल रहा है पोज़ीशन, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं हम लोग मार्जिन कॉल। आते हैं अगले आर्टिकल पे, सेफ हेवन विद इकोनॉमिक वीकनेस गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप। यहाँ पे बात कर रहे हैं गोल्ड की, और इसने आउट परफॉर्म किया है सारे फाइनेंशियल एसेट्स को। सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है गोल्ड सेवरल ईयर्स में। तो यहाँ मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि गोल्ड कॉफी डबल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन देखो कॉफी कमोडिटी है, ठीक है? वो एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, गोल्ड एक फाइनेंशियल एसेट भी है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जनवरी 1 से ये अप है 11% डॉलर के टर्म्स में, और 13% ऊपर है रुपी के टर्म्स में। तो ये मुझे बताओ कि क्यों डिफरेंस है डॉलर के टर्म्स में, जो रिटर्न्स है उसका। एक अमेरिकन बंदा गोल्ड पे अगर सेम दाम पे खरीदता है इंडियन बंदे जितने पे, तो क्यों अमेरिकन बंदा जो है वो कम कमा रहा है और इंडियन जो सिटीजन है वो ज्यादा कमा ले रहा है गोल्ड पे? इसका रीजन आप मुझे एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। ये फिनोमिनन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में गोल्ड का बड़ा क्रेज है, हम लोग बोलते हैं। बाहर गोल्ड का इतना क्रेज नहीं है, और इतना रिटर्न्स भी वो लोग नहीं कमाते हैं जितना इंडियन लोग कमाते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब पार्टी ड्यू टू करेंसी फैक्टर इसमें लिखा है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा करेंसी फैक्टर क्या है। तो गोल्ड करीब 42% ऊपर है 2024 जनवरी से कंपेयर करोगे डॉलर टर्म्स में। और इस मेटल का एक रेपुटेशन है, क्या इसका रेपुटेशन है कि बहुत ही रिलायबल है, हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है तब भी गोल्ड ले लो, हेज हो जाएगा, एंड एक्सीलेंट रिटर्न्स देने का रीजन यही रहा है। सेंट्रल बैंक्स ने पिछले साल 1045 टन गोल्ड बाय किया है, और ये तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर होगा जब सेंट्रल बैंक ने परचेज किए हैं गोल्ड 1000 टन से ज्यादा। रिटेल इन्वेस्टर्स और मेटल ट्रेडर्स भी काफी बुलिश है। इंडियन हाउस करीब 12% दुनिया का गोल्ड होल्ड करते हैं इस टाइम पे, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो वीक है, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, जिसकी वजह से पैंडेमिक जो है आया, सॉरी, और पैंडेमिक ने जिसको और ज्यादा एक्सासिबेट कर दिया। फिर यूक्रेन वॉर आ गया, वेस्ट एशिया में इसराइल गाजा, और हमें इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिली, तो इन्फ्लेशन वगैरह काफी बढ़ गया।
डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज भी कहते हैं इसकी वजह से भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी हैं, क्योंकि यस, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या रूल आने वाला है, क्या टैरिफ लगने वाला है, और इन्फ्लेशन इसकी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है। और यहाँ पे गोल्ड में लोग और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब लोग डर जाते हैं तो पैसे कहाँ डालते हैं? गोल्ड में। तो कभी आप ऐसा प्रेडिक्ट करो ना कि आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां ये नहीं पता कि क्या होगा, तो आपको पता है क्या करना है, आपको वहाँ पे क्या देखना है? गोल्ड को देखना है। क्योंकि लोग क्या करेंगे? गोल्ड को देखेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसा गोल्ड में डाल दो। ये सिचुएशन रहती है। वॉर का सिचुएशन है, अरे गोल्ड खरीद लो। क्योंकि गोल्ड करेंसी की तरह भी यूज़ हो जाती है। आपके गोल्ड आपको आपके करेंसी की डिवैल्यूएशन से भी बचाती है, इन्फ्लेशन से भी बचाती है, हर चीज़ से आपको बचाती है कहीं न कहीं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है गोल्ड का। तो स्पेकुलेशन ये है, इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन है कि गोल्ड के जो स्टॉक्स है ना, यूएस के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, यूएस इसको रीवैल्यू करने वाला है। एंड इससे फाइनेंशियल अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली वैल्यू करता है गोल्ड को एट $42 अ ट्रॉय आउंस, मतलब 31.3 ग्राम्स। ठीक है? कि वैल्यू ये जो गोल्ड है इसकी वैल्यू करता है $42, जहां पे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 2935। ठीक है? तो काफी काफी डिफरेंस है यहाँ पे, अगर आप देखोगे पर आउंस में। तो नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग डॉलर यूजुअली लीड करता है टू अ ट्रेंड ऑफ लोअर गोल्ड प्राइसेस, बिकॉज़ जो मेटल के प्राइस हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन फियर्स हैं और सेंट्रल बैंक डिमांड है वो ओवरकम करते हैं इस टेक्निकल हर्डल को। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आ सकते हैं अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा। जो ट्रेंड अभी चल रहा है, मान लो 1 साल तक चलता रहा, तो क्या होगा? होगा ये यहाँ पे कि क्योंकि गोल्ड पे कंसेंसस बड़ा बुलिश है। बुलिश होने का मतलब लोगों को लगता है दाम बढ़ने वाला है, और बेयरिश का मतलब दाम गिरने वाला है जब लोगों को लगता है। तो कुछ दूसरे एसेट्स ही नहीं है जो इसका आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिमांड हो सकता है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके अलावा गोल्ड, इसे माइन करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है। इसका मतलब सप्लाई कंस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं कि सप्लाई एकदम बढ़ जाएँगे। और अगर नए रिजर्व्स मिलते भी हैं, तो कई साल लग जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन डेवलप करने में। और ज़्यादा डिमांड अगर होगा तो इसकी वजह से प्राइस स्पाइक भी होंगे इवन फ्रॉम द करंट एलिवेटेड लेवल्स। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ होते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई है गोल्ड के ऊपर कि आप कैसे-कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, और ईटीएफ उनमें से एक तरीका है। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स आर राइडिंग द बूम। इनके अंदर बिग इन्फ्लो आया है, लोग ईटीएफ में खूब पैसा लगा रहे हैं। एंड जूलर्स की बात करूँ मैं, जो लोग ज्वेलरी में काम करते हैं, ऑन द अदर हैंड, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करूँ, बैंक जो फोकस्ड है लोन पे अगेंस्ट गोल्ड, ये और ज़्यादा नुआंस रिस्पॉन्स दे रहे हैं राइजिंग डिमांड फॉर मेटल को। जैसे जूलर्स के लिए क्या कर रहे हैं, ये हायर डिमांड आ रहा है इनके पास इनके प्रोडक्ट का, क्योंकि जब किसी के दाम बढ़ते हैं ना, लोग उसे तब खरीदते हैं, गिरते हैं तब नहीं खरीदते। गोल्ड अगर 50,000 आ जाए तो शायद लोग ना खरीदें, 1 लाख चला जाए तो और खरीदेंगे। ये साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी होती है लोगों की हमेशा। तो हमेशा जो है, अगर आप देखोगे, जो मैनेजिंग ट्रेजरी या मेटल इन्वेंटरीज हैं, ये काफी डेलिकेट बिजनेस रहते हैं। एंड जो कॉस्ट ऑफ मेटल है वो बढ़ रहा है, जो लोन अगेंस्ट गोल्ड है वो भी कैलिब्रेट किया जाएगा, राइट? तो क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं तो अब लोन भी आपको ज़्यादा मिलना चाहिए उतने ही गोल्ड पे। तो यहाँ पे लेंडर्स को हो सकता है थोड़ा-सा लॉस सफ़र करना पड़े। इसके बाद गोल्ड का इंडस्ट्रियल डिमांड बड़ा कम है। अपार्ट फ्रॉम जैसे साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट या जूलर्स को हटा दो, तो ये कोई इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट नहीं है। मतलब फ्यू गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इंडिया ने एसजीबी किए थे, लेकिन उसमें भी भारत सरकार का लॉस काफ़ी है। और हिस्टोरिकली देयरफॉर अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्राइसेस इन्वर्सली रिलेटेड है टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड अदर एसेट्स आर अगर परफॉर्मिंग, अगर दूसरे एसेट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं तो गोल्ड वहां पे अनअट्रैक्टिव हो जाता है, गोल्ड के दाम गिरने लगता है कहीं ना कहीं। तो ये एक सिचुएशन हमेशा लोग फेस कर रहे हैं। ये एक साइकिल रहता है, भले 5 साल में आया, 1 साल में आया, या 10 साल में आया। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया इज गोइंग इलेक्ट्रिक विद टू व्हीलर्स इन द फ्रंट। जो शेयर है बैटरी पावर्ड मॉडल्स की इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जैसे मैं बोलूं कि कार में हम इतना अच्छा नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर मार्केट बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। अगले 5 साल में 3 गुना हो जाएगा हमारा टू व्हीलर मार्केट। और लीडिंग कंपनीज कौन सी है टू व्हीलर की? हीरो, होंडा, टीवीएस, ये लीड कर रही है यहाँ पे। इवन जो डिमांड है इलेक्ट्रिक कार का वो काफी सबड्यूड है। तो हर 5 में से 1 जो टू व्हीलर बिक रहा है इस टाइम पे लोकल मार्केट में, वो एक्सपेक्टेड है कि इलेक्ट्रिक होगा। मतलब 5 में से 1 का मतलब 20% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होंगी टू व्हीलर की। और जो बैटरी पावर्ड मॉडल्स हैं वो 6.1% है टू व्हीलर्स में 2024 में। एंड करीब-करीब 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा गाड़ियाँ बिकी थी पिछले साल। तो निरंजन गुप्ता जो सीईओ हैं टू व्हीलर लीडर हीरो मोटोकॉर्प के, वो गियर अप कर रहे हैं कि एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ये लॉन्च करेंगे। और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आधी स्कूटर्स बिकेंगी इंडिया में, उनमें से आधी कौन सी होंगी? जितनी भी स्कूटर्स बिकेंगी, सॉरी, उसमें से आधी होंगी इलेक्ट्रिक।
तो काफ़ी कंपनीज़ बुलिश हैं, प्रोडक्शन रैंप अप करना चाहती है और नए प्रोडक्ट्स हम लोग काफ़ी लॉन्च होते हुए देखेंगे। काफ़ी सारे लोग जो मेरे आस-पास हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक बार बैटरी कैपेसिटी थोड़ी-सी अच्छी आ जाए ना टू व्हीलर में, तो वो भी इसे बाय कर लेंगे जैसे 200-250 किलोमीटर तक आने लग जाए अगर, 150 तक भी आने लग जाए सस्ते मॉडल्स में। तो गिवन जो पोटेंशियल है यहाँ पे जो लेगेसी टू मेकर्स हैं जैसे लेगेसी कार कंपनीज़ मतलब जो पुरानी कंपनीज़ हैं, हीरो की बात करो, एचएमएस है, होंडा की बात करो या बजाज की बात करो, ये प्रोडक्ट्स नए ला रहे हैं, सेल्स को बूस्ट कर रहे हैं, सर्विस नेटवर्क को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं एंड टेक ऑन कर रहे हैं, compete कर रहे हैं स्टार्टअप से जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक या एथर एनर्जी। टोटल शेयर ऑफ स्टार्टअप्स देखोगे जैसे ओला, एथर, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट में तो ये करीब 60% है। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स डोमिनेट कर रहे हैं अभी भी। कंबाइन अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल प्लेयर्स पीछे हैं यहाँ पे और हीरो मोटोकॉर्प जो हाइव ऑफ कर चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल को और इमर्ज कर रहा है मोबिलिटी बिजनेस में इनटू अ फुल्ली इंडिपेंडेंट एंटिटी अर्लियर, ये डिस्प्रपोर्शनेटली इन्वेस्ट करने वाला है मतलब बहुत ही पैसे ज्यादा पैसे लगाने वाला है ईवी सेगमेंट में। तो काफी आप एक्शन देखोगे, काफी कंपटीशन देखोगे। कंपनी ऑलरेडी 3100 फास्ट चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर चुकी है, 500 सर्विस पॉइंट्स क्रिएट कर चुकी है। तो कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, पैसा, स्ट्रैटेजी, हर चीज टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट में लगाई जा रही है। तो लोग जब तक फोर व्हीलर पे फोकस कर रहे थे, रेवोल्यूशन कहाँ आ गया? टू व्हीलर में आ गया, राइट? तो हमेशा हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है जहाँ पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज हमें नज़र आ जाता है। तो लेट्स सी 2025 बहुत बड़ा रह सकता है हमारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्च। थोड़ी टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव अगर हो जाती है, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव अगर बैटरी लाइफ या बैटरी कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है ना अच्छी खासी, तो मुझे लगता है हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे इस साल टू व्हीलर सेगमेंट में। इंडियाज़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस डबल इन फरवरी। सैंक्शंस देखिए काफ़ी सारे नए लगे थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नए सैंक्शंस लगा के गए थे रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे टू इंडिया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इसका असर तो दिखना ही था। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी परेशान कर रहे हैं सबको इस टाइम पे कि भाई यूएस से आप ट्रेड बढ़ाओ, यूएस से आप चीज़ें इंपोर्ट करो। तो इंडिया ने कहीं न कहीं डिसाइड किया था कि हम यूएस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाएँगे और इसका रिज़ल्ट हमें तुरंत नज़र आ रहा है कि यूएस से जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को वो डबल हो चुके हैं, नियरली डबल हो चुके हैं यहाँ पे एंड एवरेज 1.07 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड जो है लोड किया गया है इंडिया में इंडियन बाउट टैंकर्स में इन द फर्स्ट 20 डेज फरवरी के। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रशिया से तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे डिपेंडेंस को। तो एवरेज जो क्रूड लोडिंग है इंडियन बाउंड शिप्स के लिए यूएस पोर्ट पे वो था 0.2 मिलियन बैरल्स पर डे जो बढ़ चुका है कितने से 0.11 मिलियन बैरल्स पर डे से, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर बात करेंगे सऊदी अरेबिया इराक से तो ये भी इंक्रीज हुआ है। यस, सऊदी अरेबिया एंड इराक से भी हम पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड तो यहाँ पे सैक्रिफाइस हमें कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा? डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है रशिया से, जहाँ पे दूसरे सप्लायर्स पिकअप कर रहे हैं। तो इंडियन इंपोर्ट्स यूएस से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये कॉम्पनसेट करेंगे रशियन लाइट स्वीट ईएसपीओ ब्लेंड कार्गोस से। तो कहीं न कहीं यूएस सैंक्शंस का इम्पैक्ट इनके ऊपर दिखने वाला है। जो एवरेज मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट्स भी है ना, जो इंडिया में आ रही है क्रूड ऑयल की फॉर द फुल मंथ ऑफ फरवरी, ये स्लाइटली लोअर रहेंगी पहले 20 डेज के एवरेज से ऑफ कोर्स, बट स्टिल सबसे बड़ा रिडक्शन कहाँ से देखने को मिल रहा है हमें? रशिया से। जो एवरेज शिपिंग टाइम है इंडिया और यूएस के बीच में अगर आप देखोगे तो ये 45 डेज है और 25 से 30 दिन लगते हैं शिप्स को रशिया से आने में और मिडल ईस्ट से आने में तो सिर्फ 6 से 12 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है सेम क्रूड ऑयल को इंडिया लाने का यूएस से एज़ कंपेयर टू मिडल ईस्ट, राइट? तो इसीलिए हम और एक्सपेक्टेशंस ये रखेंगे कि यूएस थोड़े सस्ते दाम पे ही हमें ऑयल दे क्योंकि हमारा इम्पोर्ट का जो चार्ज है, कॉस्ट है वो देखो ना आप कितना बड़ा रहेगा हमारे। जो लोडिंग डेटा है वो रिफ्लेक्ट करता है अनसेटलिंग इम्पैक्ट the unsettling impact the January 10 sanctions are on having Indian oil ट्रेड। तो 10 जनवरी को सैंक्शंस लगे थे उसके इम्पैक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। तो रशिया ने कहने के कहा था कि नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे, सप्लाई हिंडर नहीं होगी, बट स्टिल इंडिया इज नॉट रेडी टू कंप्लीटली बिलीव रशिया इस पर एंड कहीं ना कहीं रशिया को इससे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बट इसका सोल्यूशन भी आ चुका है रशिया के लिए। रशिया इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। यहाँ पे यूक्रेन के साथ उन्होंने बोल दिया कि वो डील करेंगे। उन्होंने कंडीशंस रख दी हैं कि क्या कंडीशंस हैं। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि जल्दी से शांति हो जाए और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कहा है कि जो सैंक्शंस है रशिया पर से वो ये सैंक्शंस रिमूव होंगे। तो सैंक्शंस जब रिमूव होंगे तो हमें नहीं लगता कि रशिया वैसे भी डिस्काउंट ऑफर करेगा। पहले डिस्काउंट क्यों ऑफर कर रहा था? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज उससे ऑयल खरीद रही थी मेजर, जो थी इंडिया और चाइना। बाकी सब
सबने मना कर दिया था क्योंकि यूएस सैंक्शंस थे इनके ऊपर, लेकिन जब सैंक्शंस लग जाएँगे तो उसके पास और बहुत सारे मैं कहूँगा पार्टनर्स होंगे जो क्रूड ऑयल परचेज़ करेंगे इनसे एंड कहीं न कहीं अब ये डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। तो इंडिया काफ़ी प्रेशर में है डोनाल्ड ट्रम्प से कि वो एनर्जी इम्पोर्ट बढ़ाए यूएस से एंड इंडिया ऐसा कर भी रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूके और यूरोपियन यूनियन ये स्टेप अप कर रहे हैं एफटीए टॉक्स। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये। जैसे मान लो आपका देश है और मेरा देश है और बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं ना कि यार चलो एक काम करते हैं, तुम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हो और हम भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं आपको। थोड़ा और बिज़नेस को बढ़ाया जाए, हम ना प्रोसेस को ईज़ी कर देते हैं। जैसे हम दोनों की कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मान लो 20 स्टेप का प्रोसेस है, एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, उसको हम 2 स्टेप पे ले आते हैं, तो बड़ा ईज़ी हो जाएगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। मैं कह रहा हूँ टैक्सेस भी हटा दो। आप मुझे टैक्स पे कर रहे हो, मैं आपको कर रहा हूँ, तो सेट ऑफ तो हो ही जा रहा है यहाँ पे। तो टैक्स ऐसे कर देते हैं कि ज़्यादा टैक्स जो प्रोडक्ट्स अननेसेसरी है, जहाँ हमें बढ़ाना है कि यार ये ट्रेड बढ़ना चाहिए, उसके टैक्सेस को हम कम कर देते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें डिस्कस होती हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। इंडिया के ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट जैसा मैंने आपको हमेशा यहाँ पे रीड किया कि इकोनॉमिस्ट पुश करते हैं कि इंडिया को इंडिविजुअली अलग-अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने चाहिए, अगर हमें ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। जो एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर है इस टाइम पे और जो नई-नई धमकियाँ आ रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, तो इसके वजह से कहीं न कहीं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के पास अब बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे किसके साथ? इंडिया के साथ। वो ट्रेड बढ़ाए। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इस टाइम पे। काफ़ी अच्छी बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि यूएस क्योंकि इतना परेशान कर रहा है सबको कि बाकी कंट्रीज़ एक-दूसरे के साथ एंगेजमेंट अपना इंक्रीज़ करें और एक-दूसरे के साथ ट्रेड को और बढ़ाएँ। तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ये यूके के सेक्रेटरी के साथ मिलने वाले हैं। इसके अलावा ईयू के ट्रेड कमिश्नर हैं, उनकी उनसे भी इनकी मीटिंग होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे यूरोपियन कमीशन जो है, यहाँ से भी लोग न्यू दिल्ली आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट्स होगी न्यू कमीशन द्वारा टू इंडिया आफ्टर द इलेक्शन। तो बेल्जियम और स्वीडन की भी डेलीगेशन से ये मिलने वाले हैं इस विजिट में, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो इससे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो इंक्रीज हुई है, इसको कहीं न कहीं दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए कंट्रीज एक-दूसरे के साथ अब नई अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढेंगी कि भैया यूएस को छोड़ो, हम पहले अपना ट्रेड दूसरे लोगों से और इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि यूएस पे कोई भरोसा ही नहीं है यूएस का अगले 4 साल जब तक डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे है। तो जियोस्टैटिक कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यूरोप कह रहा है कि वो स्टैंड करता है ओपननेस के लिए। वो ओपननेस चाहता है, पार्टनरशिप चाहता है और आउटरीच चाहता है। और इसके लिए ये डीपन करेगा टाइज़ को विद वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड एलाइज़, इंडिया, इनका ये कहना है। और यूरोप और इंडिया लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं, शेयर्ड कन्विक्शन है कि डेमोक्रेसी बेस्ट सर्व करता है लोगों को, एंड ये कमिटेड है कि स्ट्रेंथन करे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को टू एडवांस ट्रेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड एक टेक एजेंडा भी है कॉमन, एआई, टेक, इन चीज़ों की अगर आप बात करो या डिफेंस कोऑपरेशन की बात करो, तो यहाँ पे भी काफ़ी उत्साह है। आते हैं आखिरी आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और राइटर ने कहा है कि वॉलमार्ट इस वक़्त परेशान है और आपको भी परेशान होना चाहिए। तो भाई हमें क्यों परेशान होना चाहिए? अभी जानते हैं। अब अगर जो माइटी वॉलमार्ट अपने फ्यूचर के बारे में या आगे इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में वरिड है ना, तो सारे कंज्यूमर वर्ल्ड को हाई अलर्ट पे हो जाना चाहिए इस टाइम पे। थर्सडे को वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिटेलर इन्होंने डिलीवर किया है 5% इंक्रीज़ अपने रेवेन्यू में। इनका सेल्स 5% बढ़ा। ये हुआ कितना? $681 बिलियन। यस। एंड करीब 10% लिफ्ट आया है कहाँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रॉफिट भी 10% बढ़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टर्स है ना, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका पर शेयर जो इनकी कमाई होगी, वो कमाई होगी 2.5 से $2.6। और ये सॉरी, ये कमाई हुई है 2.5 से 6 $2.6 और एक्सपेक्टेशंस थी 2.77 पर शेयर की, डॉलर्स पर शेयर की। तो यहाँ पे वॉलमार्ट 7% गिर गया रिजल्ट्स वाले दिन। एंड डिस्पाइट मार्केट रिएक्शन, जो वॉलमार्ट वॉलमार्ट का जो आउटलुक है वो काफ़ी नुआंस्ड है, जितना वो दिखता है उससे। ये रिफ्लेक्ट करता है कुछ फैक्टर्स, जो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये फैक्टर्स कि नहीं नहीं, ये तो यहाँ तो डूम्सडे आने वाला है, हमारे लिए कंपनी का बिजनेस बेकार होने वाला है। लेकिन
अगर आप ओवरऑल कुछ आइटम्स को हटा दो, ठीक है, तो वॉलमार्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम जो है ये इंक्रीज हुआ है बाय 5% टू 7%, जो बेटर है 4 टू 6% से। इसने आउटलाइन किया था, और कंपनी ने अपना एनुअल डिविडेंड भी बढ़ाया है बाय 13%, जो हार्डली कोई साइन है इम्पेंडिंग डिजास्टर्स का। तो जब एनालिस्ट से बातचीत हुई, तो इनके जो सीएफओ है, इन्होंने कहा कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये अभी भी कंसिस्टेंट है, रेसिडेंट है। इन्होंने कहा कि जनवरी एक्चुअली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा है क्वार्टर का, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि बड़े अनसर्टेन टाइम में ये आ गए हैं, और यहाँ पे ये अपने स्कीज को नहीं निकालना चाहते। तो सबसे बड़ा चैलेंज है यूएस टैरिफ। इनका कहना है कि अगर 10% इंक्रीज होती है ड्यूटीज चाइनीज इंपोर्ट्स पर, एंड डिलेड 25% प्रोडक्ट्स 25% टैक्स लग जाता है मेक्सिको के प्रोडक्ट्स पे, तो इनका ये कहना है कि वॉलमार्ट गुड्स खरीदता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन चाइना से, फूड खरीदता है मेक्सिको से, एंड यहाँ पे कंपनी ने कोई एक्सप्लिसिट एग्जम्पशन नहीं किया है इन इट्स गाइडेंस फॉर इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। तो हो सकता है इनको प्राइसेस 25% बढ़ाने पड़ जाए, या फिर अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ जाए। प्राइस अगर किसी आइटम का आज 25% बढ़ जाए, तो क्या आप वो लोगे? आप खुद सोचो। आप नहीं करना चाहोगे कंज्यूम अचानक से इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ने पर। और वही अगर आपको 25% खुद बेयर करना पड़े कंपनी को वो दाम, तो इनके प्रॉफिट्स काफी डिक्लाइन हो जाएंगे। तो वॉलमार्ट ने मैनेज किए हैं सिमिलर लिवाइज इन पास्ट, एंड कंटिन्यूड रहेगा ये इनका जो ओवरऑल तरीका है कि भाई ठीक है, हम तो ऐसे ही करने वाले हैं, एंड वी आर वायर्ड टू ट्राई एंड सेव पीपल मनी। इनका कहना है कि हमारी वायरिंग है ऐसे दिमाग की कि हमें कोशिश करनी है कि लोगों का पैसा बचे। तो इवन जो रिशॉर्टिंग वर्ड्स हैं, इसके बाद भी कंपनी काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फेस कर रही है, एंड ये सरप्राइजिंग नहीं है। इट इज वर्थ नोटिंग कि वॉलमार्ट के पास बेटर चांस है देन मोस्ट कंपेटिटर्स कि वो मिनिमाइज करे इम्पैक्ट कॉस्ट इम्पैक्ट्स को अपने कस्टमर्स पे। इतना इनके पास पैसा है, इतना स्केल पे काम करते हैं, इतना नॉलेज है, इतना डेटा है। तो जो इनका स्केल है, मतलब इनको बेस्ट डील्स मिलने चाहिए सप्लायर से। और जो प्राइसेस हैं वॉलमार्ट चार्जेस जो चार्ज करता है नॉन फूड आइटम्स के लिए, वो करंटली फॉल कर रहे हैं बाय अ परसेंटेज इन मिड सिंगल डिजिट्स। तो कंपनी के पास अभी भी थोड़ा विगल रूम है जब वो फैक्टर इन करेगा टैरिफ को। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो वॉलमार्ट काफी वेल प्लेस्ड है कि वो ट्रेडिशनल लो इनकम कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाए, और जो अमेरिकन जो $1 लाख से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं उनको भी अर्न कर अट्रैक्ट कर पाए। और एक डेमोग्राफिक जहाँ पे कंपनी गेन कर रहे हैं नए फैंस, यहाँ पे मैं बोलूंगा वो यही डेमोग्राफिक है, $1 लाख से जो ऊपर कमा रहे हैं उनको। तो जो रिटेलर है, इसने एंड किया अपने इन्वेंट्री विद जस्ट 2.8% कंपेयर्ड विद 12 मंथ्स अर्लियर। एंड इन एडिशन इनका जो ऑपरेशन है, अमेजन देखिए, amazon.com से भी कम्पीट करता है। तो जो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हाई मार्जिन बिजनेस में, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट बेच रहे हो सप्लायर्स को, इससे एक वर्चुअल साइकिल भी क्रिएट होगा। तो इन एडवांटेजेस के बावजूद वॉलमार्ट सिंपली चाहता था कि वो अंडर प्रॉमिस करे, वो ओवर प्रॉमिस ना करे कि वो ओवर प्रॉमिस कर रहा है और फिर अंडर डिलीवर कर रहा है। वो चाहता है वो अंडर प्रॉमिस करे और ओवर डिलीवर करे, राइट। एंड चीजें अनसर्टन है, तो वो चाहता है कि वो आराम से कॉशियसली नेविगेट करे। तो ये जो अनसर्टेनिटी आई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये सिर्फ बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए नहीं है, ये यूएस कंपनीज के लिए भी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप रोज ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।